What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Love Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है, खुद को स्पेशल समझो यार, क्योंकि भगवान, अल्लाह, गॉड जिसमें भी आप लोग बिलीव करते हैं, कुछ भी फालतू में नहीं बनाता। कुछ ना कुछ सोच समझकर आप लोग इस धरती पर भेजे गए हैं, तो आप लोगों को उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर ऐसा लगता है मैं तो धरती पे फालतू में ही पैदा हो गया, मेरे से आज तक कोई एग्जाम नहीं निकला और लगता है ना ही आगे कभी निकलेगा, मैं ऐसे ही धरती पे से चला जाऊंगा, सब मुझे ताने देते रहते हैं। ये हर एक इंसान के साथ में होता है। किसी ऐसे इंसान का नाम बता दो जिसने लाइफ में ताने यातनाएं न झेली हो और उसने लाइफ में कुछ अचीव, एक तरीके से बिना ताने यातना के लाइफ में कुछ अचीव कर लिया हो। हर एक इंसान को ये चीजें झेलनी पड़ती है यार, बस दिक्कत यहीं पर आकर रुक जाती है। जिस इंसान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो इंसान उनके साथ में लड़कर आगे चले गए, और आप जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, वो उनसे टूट जाते हैं वहां पर। तो जब टूट जाओगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप लोग निखर कर आओगे, उस ताने को अपने 24 घंटे याद रखोगे, हाँ इसी ताने का जवाब मुझे देना है, तो फिर आप लोग भी एक मिसाल के तौर पर उभरोगे और आगे आने वाली जनरेशन आप लोगों के बारे में पढ़ेगी। बस यही डिफरेंस है, जो यहां पर निखरता है और जो बिखरता है। जो निखरता है वो ताने को एक इस तरीके से लेता है कि इस ताने का जवाब देना है, और जो बिखरता है वो ऐसे लेता है कि यार ये ताने मेरे आते हैं, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसी क्यों चल रही है। वो अपने आप को और ताने देने लगता है। सामने वाले तो दे रहे हैं, वो डबल रफ्तार से अपने आप को ताने देने लगता है, मेरे बस की कुछ नहीं है, आज तक नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा। अरे आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज तक जो चीजें कर रहे हो ना, वो उसी का रिजल्ट आ रहा है। अब चीजों को चेंज करो, फिर उसी तरीके से पैटर्न चेंज होगा। जो आज करोगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। खेत में अनाज के दाने डालते हैं ना, तभी तो गेहूं पैदा होते हैं। कोई बीज लगाते हैं तभी तो पेड़ बनता है। ऐसा थोड़ी ना है कि झट मंगनी पट बिया हो गया, एकदम बीज डाला और तुरंत पेड़ खड़ा हो गया। तो आज जो बीज बोओगे उसका पेड़ आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज जो फसल के बीज डालोगे उसको फसल आगे आप लोग काटोगे। तो जैसे बीज डालोगे, जैसी रखवाली करोगे, जैसा पानी दोगे, जैसा खाद दोगे, ऐसी शानदार फसल होगी। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोग को क्या करना है। काफी प्यारा क्विज है यार, काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए, इनका आंसर दीजिए। फिर वीडियो के अंदर कई सारे ये क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। बोला जा रहा है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज की गई है? कोविड-19 के चलते जो सोसाइटी में अमीर जो है वो और अमीर हो गए हैं और जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब हो गए हैं, तो इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसकी वजह से गरीबी जो है और लार्ज स्केल पर बढ़ी है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? भारत पर्व जो है 2021, ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्टार्ट हो गया हमारी कंट्री में। तो ये आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री जो है यहां पर ये सेलिब्रेट करती है। बेसिकली यहां पर जो मेन जो मिनिस्ट्री है किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सेलिब्रेट तो खैर सभी करते हैं, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? DPIIT, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये भी रिसेंटली न्यूज में है, इसके बारे में समझेंगे। इसके द्वारा एक रेगुलेटरी जो कंप्लायंस पोर्टल यहां पर अभी स्टार्ट किया गया, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। नेक्स्ट यहां पर एक ट्राई जो सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जो कि एक एम्फीबियस एक्सरसाइज है। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने एम्फीबियन का नाम सुना होगा, ऐसे जो जीव जंतु जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। उदाहरण अगर मैं बोलूं तो आप लोग मेंढक बोल सकते हैं, ठीक है। एक और ऐसे जीव जंतु का आप लोग नाम बता सकते हैं जो पानी में भी रहता है, जमीन पर रहता है, उसका उदाहरण आप लोग दीजिए अब, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम है यहां पर एम्फेक्स, यानी कि AMPH, यानी कि एम्फीबियन EX एक्सरसाइज 2021 जो है ये कंडक्ट कराई जा रही है एक आइलैंड वाले एरिया में। तो ये कहां पर कंडक्ट कराई जा रही है ये आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्ट्री हर्षवर्धन के द्वारा अभी रिलीज किया गया NNMS। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, अभी ये न्यूज में है। नेक्स्ट बात की जा रही है आयुष संवाद, माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात करें आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयर प्रोग्राम है। ये आयुर्वेदा और कोविड-19 पेंडेमिक किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है, जो आयुर्वेदा है कोविड-19 पेंडेमिक के साथ में डील करने में, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया दिल्ली में ये, और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर डोमेस्टिकली बात की जाए, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक यानी कि DSIBS की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे 3 बैंक हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में। ये 3 बैंक के नाम आप लोगों को बताने हैं। हालांकि ये जो न्यूज है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसके बारे में फिर से आ रहा है। देखिए रेगुलर लेक्चर सुनने के फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं यार जो यहीं पर ही आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। एग्जाम तक जाने में आप लोग कई सारी चीजें ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होंगे, तो कभी भी आप लोगों को अनकंफर्ट जोन नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि ढंग से उनको तैयार करके चलें, ताकि उसी तरीके से कंटिन्यू आप लोग उनको एंजॉय करते रहें, ठीक है। तो ये है क्विज, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बाकी हम लोग लेक्चर के अंदर घुसते हैं और इसके एंड में आप लोगों को फिर से देखूंगा कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजें सुनी है, आप लोगों ने कितना टकटकी लगाकर न्यूज को देखा है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर्व के बारे में। भारत पर्व 2021 अभी हमारी कंट्री में यहां पर ये चल रहा है। तो 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये पर्व चलने वाला है और यहां पर 5 डे का ये इवेंट होता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के तौर पर हमारी कंट्री के अंदर। तो भारत पर्व जो है ये नॉर्मली आप लोग देखते हैं, भारत पर्व जो है हमारी कंट्री में ये आप लोगों को लाल किले पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो हमारा गणतंत्र दिवस है यानी कि जो 26 जनवरी है हम लोग कहां सेलिब्रेट करते हैं? इंडिया गेट पे सेलिब्रेट करते हैं। पर लेकिन हम लोग अगर 15 अगस्त यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो लाल किले पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत पर्व जो है जब गणतंत्र दिवस हम लोग इंडिया गेट पर, तो उस टाइम पर भारत पर्व जो है वो लाल किले पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री की जो स्पिरिट है एक तरीके से उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या हमारी कंट्री के अंदर देशभक्ति की भावना है, हमारी डाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से मिलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरीके से हम लोग को चीजों को आगे लेकर चलना होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो यहां पर इसको सेलिब्रेट या फिर ऑर्गेनाइज कराती है। यानी कि ये टूरिज्म जो मंत्रालय है इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखना। क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं कि भारत पर्व जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और भी बाकी कई सारी मिनिस्ट्री यहां पर इसके साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइज इसके द्वारा किया जाता है, बाकी कोलैबोरेट कई सारी और मिलकर काम करती है। फेस्टिवल जो है यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया वर्चुअली, जो प्लेटफॉर्म है www.bharatparv2021.com। इस साल आप लोगों को पता है सारी चीजें वर्चुअली हो रही है कोविड-19 के चलते। तो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है यहां पर पर्यटन का, ये प्रहलाद सिंह पटेल साहब के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके बारे में कुछ बातें हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ में जो मैं आगे बढ़ाऊंगा यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगा। और न्यूज कम, ये आप लोगों के लिए आंख खोलने वाली चीजें ज्यादा हैं। एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पर लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड चीजें आप लोग काफी सारी जानने को मिलेगी। क्या बात यहां पर की जा रही है? बात की जा रही है जो यूनियन मिनिस्ट्री है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के अंडर में, जो कि आप लोगों को जानते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके द्वारा नेशनल नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे है यह प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था। तो ये यहां पर नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये मॉनिटरिंग सर्वे, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जैसे कि मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, मेंटल हेल्थ कंडीशन हो गया, हार्ट अटैक की बीमारी होगी, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। अगर ये बीमारी मुझे है तो ये मेरे पास में ही रहेंगी, ये आप लोगों के पास में नहीं पहुंचेगी। आप लोग चाहे मेरे गले मिल लो, चाहे मेरे से कितनी बातें कर लो, मेरे साथ में बैठ के खाना खा लो। तो ये जो कंडीशन है इनका मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। पर लेकिन जैसे टीबी हो गई, जुकाम हो गया, कोविड-19 हो गया, ये कम्युनिकेबल डिजीज आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। तो मैक्सिमम जो बर्डन है आज के दिन में हमारी कंट्री के ऊपर वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मेंटल इलनेस, ये सारी चीजें। अभी अगर बात करूं आप लोगों के सामने कुछ डेटा के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या आप लोग भी कहीं इसका शिकार तो नहीं है। तो अगर हैं तो आप लोगों को क्या चीजें चेंज करनी है वो भी बताऊंगा। अगर बात करें यहां पर 5 में से हर 2 जो एडल्ट है, यानी कि जो नव युवक हैं, और अगर बात करें यहां पर एक तरीके से 3 और मोर रिस्क फैक्टर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर नवयुवक है, 5 नवयुवक में से अगर आप लोग चूज करेंगे तो 2 नवयुवक ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी को मोटापा, किसी को थायराइड, किसी को आंखों की बीमारी या फिर किसी को कोई और दिक्कत देखने को मिलेगी। यानी कि हर 5 में से 2 इंसान को 3 या फिर उससे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंडिया में देखने को मिल रही है। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारी का बर्डन क्या है। 5 इंसान में से 2 इंसान जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लिए घूम रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। मोर देन 1 in every 4 एडल्ट, यानी कि हर 4 में से एक जो है, या फिर 6.2 जो एडोलेसेंट जो है वो ओवरवेट है या फिर ओबेस है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि मोटापा जो है वो ह्यूज प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से बात करें हर 10 में से 1% जो है, हर 10 में से 3% जो है वो आप लोग को ब्लड प्रेशर के शिकार मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग देखें ना, जैसे ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा हो गया, ये सारी चीजें पहले आप लोग क्या लगता है, अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री उठाकर देखोगे अपने घर के ही बारे में, आप लोगों के जो बाबा दादा हुआ करते थे, अगर उनके बारे में आप लोग बातें करोगे, उनकी हष्ट-पुष्ट एक तरीके से काया आप लोग देखना, उनका एक तरीके से तंदुरुस्त जीवन आप लोग देखना, तो आप लोग वहां से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनकी जीने की जिंदगी का तरीका कैसा था, सलीका कैसा था, और हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो दबाकर खाते थे और दबाकर मेहनत करते थे, तो इसलिए बॉडी में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज की डेट में अगर 2 मंजिल पर जाना है तो लिफ्ट हम लोग यूज करते हैं। आज की डेट में आप लोग किसी भी काम के लिए अगर मार्केट में जाना है, अगर वो यहां से घर से आप लोग 100-150 मीटर दूर है, तो आप लोग या तो उठकर चलोगे, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह, या फिर गाड़ी से चलोगे। आप लोग वहां पर पैदल भी जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा साइकिल लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ में खाने पीने में अगर बात करें, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी कोल्ड ड्रिंक, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग को बर्बाद कर रही हैं, पर लेकिन हम लोग बड़े चाव के साथ में इनको खा रहे हैं।
तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, जो ये सारी बीमारी है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आधे से ज्यादा बीमारी जो है इनको हम लोगों ने खुद न्योता दिया है। ये पूछने आई थी हमसे, भैया चाहिए तुमको? तो हम लोगों ने बोला हाँ बिल्कुल चाहिए, आपके बिना मन नहीं लगता है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। मोर देन 2 इन एवरी 5 के बारे में अगर बात करें आप लोग, फिजिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। एक बार बैठ गए तो बैठे हुए और उठ गए तो फिर से थोड़ी देर में उठने के बाद में फिर बैठ जाएंगे। हर घंटे में कम से कम आप लोगों को उठकर कुछ पानी पीना है। हर घंटे में आप लोगों को कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा घूम फिरना है, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एवरेज जो इंटेक है सोल्ट का, वो भी आप लोगों को लगभग 8 ग्राम के करीब यहां पर देखने को मिलता है। फिजिकल एक्टिविटी इनसफिशिएंट है और डेली एवरेज इंटेक सोल्ट के बारे में बात करिए, एवरी 3 एडल्ट या फिर मोर देन 1 in 4 प्रपोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टबैको कंज्यूम करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर बीड़ी सिगरेट वगैरह आप लोग कंज्यूम करते हुए नजर आएंगे। और ये पास्ट 12 मंथ का यहां पर बताया जा रहा है बेसिकली, यानी कि कोई ना कोई इंसान अगर बात करें, हर 3 एडल्ट में से आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्सन ऐसा है कि जो आप लोगों को यहां पर ये चीजें करता हुआ नजर आएगा। मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर अगर आप लोगों से बातें करूं तो कई सारे ऐसे फ्रेंड थे जो कि ये सिगरेट वगैरह पिया करते थे, पर लेकिन जो बोलते हैं ना कि यार दोस्त पीते हैं तो उससे आदत लग जाती है, यार मुझे कभी आदत नहीं लगी। ठीक है, कई सारे दोस्त ऐसे थे जो अब तक भी पीते हैं, उनके साथ भी बातें करता हूं, उनके साथ भी कई बार घूमते फिरते हैं जब टाइम मिलता है, पर लेकिन कभी आदत नहीं लगी। कोई भी आप लोगों को कोई आदत नहीं डाल सकता है। आप लोगों के अंदर का जब डिटर्मिनेशन वीक पड़ेगा तो वो आदत आप लोगों की पड़ेगी। कोई किसी को दोस्त नहीं बिगाड़ने वाला होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसने इसकी संगत में रहकर आप लोग बिगड़ गए, आपकी संगत में रह गए सुधरा क्यों नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो ये सारे सब बहाने हैं, आप लोगों को बेसिकली वो चीजें पसंद आने लगती हैं। थोड़ा सा किसी ने बोला, बहकावे में आकर काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं, तो लाइफ का पार्ट बन जाती हैं और फिर आगे चलकर वो लाइफ का पार्ट जो है लाइफ खराब कर देता है। ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे जो है कम से कम उनको इन सब चीजों से दूर रखो ताकि ऐसी कोई सिचुएशन देखने को न मिले। 2017-18 के हिसाब से अगर पीरियड की आप लोग बात करें इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, तो यहां पर भी बात की जा रही है कि जो रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हेल्थ सिस्टम के अंदर रिलेटेड टू नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक एक्शन प्लान तैयार करने की बात की जा रही है। जब ये डेटा सामने निकल कर आया कि यार चलो यार इसको सुधारते हैं। और खासकर अगर बात करें यहाँ पर 15 से लेके 69 यानी कि 15 से लेकर 69 साल के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम कर रहे हैं और हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अर्बन में बात करिए चाहे वो रूरल में बात करिए। तो इस ग्रुप का इंसान जो है कम से कम हष्ट-पुष्ट रहना काफी जरूरी है, वरना हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी है उसके ऊपर भी आप लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो भी सही डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो हेल्दी रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये थी न्यूज, मुझे लगा कि ये सबसे पहले डिस्कस होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है समझ पाए चीजों को कि कहां पर क्या क्या गड़बड़े चल रही है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहां पर इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के बारे में। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट यानी कि वायरस की वजह से जो इनइक्वालिटी आ रही है उसकी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। वायरस ने क्या इनइक्वालिटी फैला दी। आप मानिए कि एक पर्टिकुलर घर है, उस घर में एक पर्टिकुलर इंसान है जो रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा चलाता है उसकी वजह से उसका पूरा घर चलता है। उस घर में कोई पर्टिकुलर इंसान था जो बीमार हो गया और खासकर जो रिक्शा चलाने वाला अगर आप लोग उसी को देखिए वही बीमार हो गया, तो इस घर में कमाने वाले का क्या होगा। तो आप लोग ये समझिए अगर किसी को कोविड-19 लग गया, वो हॉस्पिटल में जाकर एक तरीके से हॉस्पिटल में जाकर बेचारे को वहां पर अपनी देखरेख करानी पड़ी, उसके साथ में खर्चा भी बहुत सारा आ गया और उसके घर की रोजी रोटी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि वो गरीबी हालत में पहुंच गया एक तरीके से, पहले नॉर्मल जिंदगी जी रहा था अब वो गरीब हो चुका है। तो इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है ये यहां पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश की गई कि कोविड-19 की वजह से जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ गई है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी ही कंट्री में नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कोविड-19 एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करके आया कि पहले कभी ऐसा नहीं देखने को मिला था। ओवर द सेंचुरी अगर आप लोग यहां पर नजर भी उठाकर देखो ना, कोविड-19 ने जो इंपैक्ट यहां पर डाला, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो क्रिएट की है, आज तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड को एक साथ अपने चपेट में ले लिया हो। ये कोविड-19 एक ऐसा जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड को एक साथ अपने चपेट में ले लिया। अमीर है, गरीब है, आइलैंड वाली कंट्री है या फिर लैंडलॉक कंट्री है, किसी भी तरीके से कोई इंसान है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है, लड़की है, बच्चा है, लड़का है, कोई भी क्यों ना हो, सबको अपनी चपेट में लिया है। यानी कि ये काफी अच्छा वायरस है, ये भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबको चपेट में ले रहा है, तो ये भेदभाव नहीं करता है। तो ये काफी अच्छा वायरस लगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर बात करूं इसके बारे में तो काफी टाइट लॉकडाउन आप लोगों को देखने को मिला, जिसकी वजह से जिंदगी जो है लोगों की ठप हो गई, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। उनका जो कमाने का साधन था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, डिस्ट्रेस, माइग्रेशन, जो भी चीजें देखने को मिली उसकी वजह से कई सारी हार्डशिप इनको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो बीमारी भी कई सारी लग गई और इसी के साथ में जो इंसान है वो डिप्रेशन में भी चला गया और रोजी रोटी तो बंद हो ही चुकी थी।
तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है यहां पर, ये किसके द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाया गया था 1995 में। ऑक्सफैम ये यहां पर अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड जो कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ इससे निकाली जाती है, यानी कि ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ से निकाली जाती है, इसका नाम ऑक्सफैम यहां पर रख दिया गया। ठीक है, ऑक्सफैम ये कमेटी जो रखा गया, यानी कि ऑक्स इसका यूज कर लिया और फैमिन तो यहां से निकाल लिया। तो ये ब्रिटेन में 1942 में ये फाउंड की गई थी, जिसके नाम से ऑक्सफैम निकाला गया है। यहां पर फूड सप्लाई जो है, खासकर जो मदर है, बच्चे हैं, या फिर कोई भी इस तरीके से जो पर्सन है, जहां पर एक तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बात करें तो उसके चलते यहां पर कैंपेन चलाया गया था। इफिशिएंसी जो जिस तरीके से आप लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं, ग्रेटर इंपैक्ट किस तरीके से, अगर कहीं पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, कोई गरीब है, कहीं इंजस्टिस हो रहा है, वहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो सेक्रेटरीट है, ये नैरोबी कीनिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए लेकर चलते हैं आप लोग कीनिया की जर्नी पर। ये है हमारा गोला। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर कम से कम गोला डेली एक बार दिखाया करो। ठीक है, दिखाते नहीं है, लेकर भी चलते हैं। आओ यार, कैसी बात कर दी। ये कीनिया आप लोग यहां पर देखते हैं, ये है यहां पर अपनी प्यारी कंट्री, और ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर आप लोग कीनिया देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जब आप लोग इसको जूम करेंगे तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देख पाएंगे। यहां पर आप लोग देखिए, ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई लेक विक्टोरिया, ऊपर हो गया युगांडा, इधर हो गया केनिया, और नीचे थोड़ा आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा तंजानिया। तो 3 कंट्री के बॉर्डर पर है यहां पर लेक विक्टोरिया। ये वही लेक विक्टोरिया है जिससे आगे चलकर एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम आप लोगों को बताना है, जो कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं, तो रिवीजन हो जाएगा। नाम बताइए। तो नैरोबी केनिया के अंदर आप लोग यहां पर ये बेसिकली ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, हिस्ट्री के बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऐसे, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी आप लोगों की न्यूज है। गोविंद बल्लभ पंत साहब के बारे में बात की जा रही है। गोविंद बल्लभ पंत जो है, ये अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि राज्य से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गोविंद बल्लभ पंत साहब जो है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे हमारी कंट्री में, और इसी के साथ में इनकी जो यहां पर अभी रिसेंटली इनकी स्टेच्यू थी इनकी, यानी कि इनकी जो तस्वीर थी वो पार्लियामेंट के प्रीमाइस में थी, उसको वहां से हटाया गया, और हटाने के बाद में उसको डिसलोकेट किया गया। कहां पर? ये यहां पर गुरुद्वारा जो रकाबगंज है उसके साथ में ओन पंडित पंत मार्ग, तो वहां पर इसको ले जाकर रखा गया है, यानी कि एक तरीके से इनके नाम पर जो मार्ग है उस मार्ग पर यहां पर इसको लगाया गया है। पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत साहब थे, ये 1887 से लेकर 1961 तक इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। इसी टाइम में इनके द्वारा कई सारे ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से आज इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडियन फ्रीडम फाइटर, इसी के साथ में वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न इंडिया बनाने में काफी बड़ा रोल इनका रहा। ये इलेक्ट किए गए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और ओध, ये कौन सा, आज के दिन में इसको आप लोग उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। नॉन जो कॉपरेशन मूवमेंट चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चला था? ये था 1920 में। और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब चला, ये आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ये जो मूवमेंट थे इनमें इनके द्वारा काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आगे चलकर बनाएगी उसके भी ये मेंबर रहे, यानी कि काफी बड़ा योगदान इनका देखने को मिला। सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड जो प्रोविंस थी, ये 1937 से लेके 1939 तक, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जिसको आप लोग आज के दिन में यूपी बोलते हैं। यूपी को मिनी इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में आज के दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसलिए मिनी इंडिया के नाम से ही बोलते हैं। मुझे ये शब्द क्यों याद आता है, क्योंकि एक फ्रेंड था, उसका सिलेक्शन हुआ, जो उसको जो कैडर मिला आईएएस में, उसको उत्तर प्रदेश मिला। तो जब उसको उत्तर प्रदेश कैडर मिला तो उसने बोला, मैंने कहा और कौन सा कैडर मिल गया, तो बोल रहा है कि मिनी इंडिया मिल गया है। तो वहां से मुझे याद आता है ये, तो जब मिनी इंडिया बोला था उसने, तो 1950 से लेके 1954 तक यहां पर ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें यूनियन होम मिनिस्टर, 1955 से लेके 1961 तक यहां पर ये यूनियन होम मिनिस्टर है। और चीफ जो इनके जो एक तरीके से जो चीफ अचीवमेंट इनके अगर बात करें तो इनके द्वारा लिंग्विस्टिक लाइन पर कई सारे राज्य के गठन की बात की गई, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी याद आ रहा है बार बार, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर राज्य की गठन होना चाहिए, उसको भी इनके द्वारा सपोर्ट किया गया। और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्यू स्टेट के अंदर में। इसी के चलते इनको रिसीव किया गया इनके द्वारा भारत रत्न भी 1957 में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर न्यूज देख सकते हैं। तो 1957 यानी कि जब ये यूनियन होम मिनिस्टर थे 1955 से लेकर 1961 तक, उसी के बीच में यानी कि होम मिनिस्टर ने अपने आप भारत रत्न भी मिल गया। चलिए मजाक है वैसे, पर लेकिन हाँ फिर भी है कि एक तरीके से थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जो पर्सन खुद उस टाइम पर पोस्ट पे है उस तरीके से बाद में दी जाए इस तरीके का अवार्ड, तो अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अपने आप को ही अपने आप ही अवार्ड दे लिया।
कई सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो। गोविंद बल्लभ पंत साहब जो है यहाँ पर ये पॉलिटिशियन थे जिनकी डेथ जो हुई 7 मार्च 1961 में, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी के साथ में यूनियन होम मिनिस्टर है यहाँ पर। तो वही सारी बातें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई अभी, वही सारी फिर से यहाँ पर एक जगह शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड। यहाँ पर जो बात की जा रही है रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल के बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहां पर सिचुएशन को सुना जा सके, ठीक है, नियम को फॉलो किया जा सके। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको DPIIT आप लोग बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल, जो कि मिनिमाइज करेगा जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो बर्डन है उसका, जो बिजनेस और सिटीजन के ऊपर भी। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो व्यवसाय है, जो नागरिक है, उनके लिए ये यहां पर नियामक अनुपालन बोझ को कम करने का काम करेगा। तो नियामक अनुपालन पोर्टल शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल का, यानी कि पर्पज क्या है, क्यों इसको बनाया गया है? तो इसको बनाने का बेसिक पर्पज ये कि 1 जनवरी से तो ये स्टार्ट किया गया। ये ब्रिज करेगा गैप हमारी कंट्री में सिटीजन, इंडस्ट्री और जो गवर्नमेंट है, उन सब चीजों का जो बर्डन है उसको ये मिनिमाइज करेगा, ताकि जो भी कंप्लायंस है उसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सके और सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। फर्स्ट अपने ही तरीका सेंट्रल, ये आप लोगों को यहां पर सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी, ये ऑल स्टेट और यूनियन और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये वो नहीं कहते कि भैया मॉल में चले जाओ, वहीं पर मूवी देखने को मिल जाएगा, वहीं पर पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, वहीं पर शॉपिंग कर लीजिए, वहीं पर 4 गोलगप्पे आप लोग खा लीजिए, वहीं से आप लोग अपना कुछ भी जो घर का सामान खरीदना है, सब्जी वगैरह वो खरीद लीजिए। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, वो यहां पर ये एग्जामाइन करेंगे लॉज, रेगुलेशन, रूल्स जो है यहां पर, जिसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एक्शन प्लान जो है यहां पर ये एक तरीके से ये रेशनलाइज, सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को, ताकि जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। और ये रेगुलेटरी जो कंप्लायंस पोर्टल है यहां पर ये सारी चीजों को ट्रैक करके चलेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, और जनता के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी इधर उधर सर अपना मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिफेंस न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्साइज के बारे में कई बार पूछ ले आते हैं। ए लार्ज स्केल ट्राई सर्विस ज्वाइंट, जो एमपीवीएस का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मेंढक का उदाहरण दिया था, आप लोगों से भी उदाहरण पूछा था, आप लोगों के माइंड में क्या उदाहरण है आप लोग बताइए। तो AMPH, तो एम्फीबियस जो एक्सरसाइज है यहां पर 21, ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में यहां पर अभी कंडक्ट कराई गई, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो एक्सरसाइज है यहां पर नेवल शिप जो है, एम्फीबियस जो ट्रूप है, आर्मी और डिफरेंट जो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के जो बेसिकली यहां पर पार्टिसिपेट किए। तो यहां पर इसके चलते जो इंडिया है वो अपनी टेरिटरी को कैसे सेव कर सकती है, आइलैंड वाले एरिया में भी कैसे सिनर्जी मिलाकर एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं वारफेयर वाले रीजन में। तो ये बेसिकली चेक करने की कोशिश इस एक्सरसाइज के थ्रू की गई है। तो ये इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इन आइडिया हल्का रखना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो युद्ध अभ्यास वगैरह आप लोग को देखने को मिलेगा। कई सारी कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं उसमें आप लोग सर्विलेंस वगैरह हो गया, असोल्ट शिप हो गया, या फिर कोई और एयर स्ट्राइक जो बेसिकली यहां पर मैरीटाइम एयर स्ट्राइक की किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज जो कवच है यहां पर फॉर डिफेंस, वो अंडमान निकोबार आइलैंड जो फॉर्म किया गया था, तो पार्ट था वो एम्फीबियस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो जो यहाँ पर AMPHEX है, इसका पार्ट था यहाँ पर एक्सरसाइज कवच, तो ये भी याद रखना। इसी के साथ में ये एक तरीके से मिलकर जो भी इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है, या फिर जो सैनिक परीक्षण आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को नजर आएगा हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड जो डिफेंस स्टाफ है यहाँ पर, वो बेसिकली उसकी अध्यक्षता में चीजें देखने को मिलती है। और मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है उसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ताकि सिचुएशन जो है, देखिए बेसिक पर्पज क्या रहता है एक्सरसाइज करने का। आज के दिन में मान लीजिए आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सबका अलग अलग अपना अपना डोमेन है, काम करने का तरीका है। कल को कोई ऐसा हम लोग को कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना है, कोई ऐसा किसी के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च करनी है, जैसे कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो वहां पर मिलकर हम लोग को अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लोग इन सब चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो एक तरीके से मिलकर काम करने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये हेल्थ के बारे में बात कर रही है। तो यहां पर बात की जा रही है आयु संवाद के बारे में, माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयर कैंपेन है हमारी कंट्री में, जो कि आयुर्वेदा के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है, और कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहां पर, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के द्वारा यहां पर ये बेसिकली सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। यहां पर बोला जा रहा है कि मोर देन 5 लाख जो लेक्चर है ये तैयार किए गए अक्रॉस द नेशन,
ताकि आयुर्वेदा के बारे में यहाँ पर एक तरीके से जो फिजिशियन है सिटीजन तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेक्चर सीरीज जो है वो कॉमन पीपल तक पहुंचाई जा रही है और थीम क्या है यहाँ पर, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि आयुर्वेदा जो है उसको कैसे यूज कर सकते हैं कोविड-19 की पेंडेमिक के लिए। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि काढ़ा बनाकर पियो यार, काढ़ा जो है वो काफी हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। अगर काढ़ा वगैरह आप लोग पीते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। अगर खांसी नजला जुकाम है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे मैं भी आप लोग कई बार बोल चुका हूं कि अदरक वगैरह आप लोग जरूर यूज करिए पानी में डालकर, या फिर आप लोग मॉर्निंग में अगर दूध वगैरह पीना है तो उसमें भी हल्का सा अदरक डालकर उसको गर्म कर लीजिए, ठीक है। तो उससे भी आप लोगों की बॉडी में काफी सारी चीजें अच्छी बनी रहेंगी। दूध में अदरक डालकर हल्का सा अगर हल्दी भी डाल लें तो इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेथी के लड्डू भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी काफी अच्छे होते हैं। एक्चुअली मैं आजकल खा रहा हूँ, ठीक है। मम्मी ने बनाए थे मेथी के लड्डू, थोड़ी मेथी ज्यादा हो गई उसमें, तो मुझे याद आ गया अभी कि वो थोड़ा बोल रहे थे कड़वे टाइप के लगते हैं थोड़ा सा, पर लेकिन सेहत के लिए काफी अच्छे रहते हैं। सेहत के लिए काफी अच्छे रहते हैं। तो मेथी में बेसन वगैरह मिक्स करके भी आप लोग खा सकते हो। हाँ, ये मत बोलेगा सर ने क्या खिला दिया, कभी खाने के बाद में बोले थोड़े उन्हें कड़वे टाइप के लगते हैं। तो उन्हें कड़वी चीजें अच्छी होती है। माँ बाप की डांट जो होती है, बचपन में डांट खा लो अगर उनकी सुन लो तो जिंदगी संवर जाती है, वरना फिर बाद में कहते हैं कि यार अच्छा था उस टाइम पर मान ली होती बातें, ठीक है। तो कड़वी चीज अच्छी होती है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि दाग अच्छे होते हैं, तो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। चलिए जो भी है मजाक थी सब, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल के बारे में। तो सोमनाथ टेम्पल जो है यहाँ पर, इसके बारे में क्या बात की जा रही है पहले ये समझिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी अटेंड की गई यहाँ पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की जो यहाँ पर मीटिंग थी, और जो ट्रस्टी थे उनके द्वारा एक ट्रिब्यूट पे किया गया जो लेट केशुभाई पटेल जो एक्स चेयरमैन थे यहाँ पर ट्रस्ट के, उनको, ठीक है। तो उनके चलते यहाँ पर जो ट्रस्टी के द्वारा यूनानिमसली सपोर्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो कि नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि जो ये ट्रस्ट है यहाँ पर इसके नेक्स्ट चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बनाने की बात की गई सबके द्वारा। कुछ और बातें इसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सोमनाथ टेम्पल यहाँ पर गुजरात के अंदर है जिसके बारे में हम लोग ये बातें कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इसको यहाँ पर देवपटन के नाम से भी जानते हैं, ये भी इसी का नाम है। अगर आप लोगों को सोमनाथ टेम्पल की जगह देवपटन दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है प्रभास पटन, ये बेसिकली इट इज लोकेटेड इन प्रभास पटन, ठीक है, जो कि यहां पर नियर ये है व्रावल, कहां पर है, सौराष्ट्र जो रीजन है गुजरात का, उसके एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ और इंटरेस्टिंग बात अगर इसके बारे में आप लोगों से बातें करूं तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जो टेंपल है वो कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया रिपीटेडली, कई बार इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और जो यहां पर जो प्रेजेंट जो टेंपल है यहां पर जो रिकंस्ट्रक्शन यहां पर ये चालुक्यास के स्टाइल में जो हिंदू टेंपल यहां पर बनाया गया, और इसी के साथ में जो कंप्लीट किया गया ये मई 1951 में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री आजाद हो गई थी 1947 में, उसके बाद में फिर हमारी कंट्री में खुद की गवर्नमेंट बनी। तो हमारे जो होम मिनिस्टर थे यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने का। तो ये प्रेजेंट जो टेंपल है ये यहां से अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वरना पास्ट में कई बार इस टेंपल को तोड़ा गया है। आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वहीं से चीजें निकल कर आ रही है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को बोले कि आप लोगों की तैयारी इतनी हो चुकी है कि आप लोग फेल नहीं होंगे, तो आप लोग कैसा लगेगा? आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार बड़ी सही बात बोली गई है। अगर ये बातें आप लोग घर वाले बोलने लगे तो आप लोग और अच्छा लगेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी बातें बोल रहा है आजकल किसको? कुछ बैंक है हमारी कंट्री में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक हो गया और एचडीएफसी हो गया, इनको बोल रहा है टू बिग टू बी फेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर ये इंसान इस क्लास में फेल हो गए ना तो इसका मतलब ये है कि सब फेल हो जाएंगे। आप लोगों ने ऐसा वर्ड सुना है कभी कि अगर ये फेल हो गया तो सब फेल हो जाएंगे? तो वही बात है यहाँ पर, अगर ये बैंक फेल हो गए तो समझना हमारी अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। इतने बड़े हैं ये फेल नहीं हो सकते, और अगर फेल हो गए तो इसका मतलब बिल्कुल कहानी खराब हो चुकी है। तो इन तीन बैंक को हमारी कंट्री में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की दर्जा यहां पर दिया गया था। तो ये तीन बैंक के नाम आप लोग याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जुलाई 22, 2014 में ये दर्जा इनको यहां पर दिया गया था, और फिर यहां पर जो बैंक है उसके द्वारा डिस्क्लोज किए गए थे बैंकिंग जो डेजिग्नेशन है यहां पर कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट जो बैंक कौन से हैं यहां स्टार्ट किया गया 2015 से। और इसके चलते जो सिस्टमेटिक इंपोर्टेंस स्कोर है उसकी बात की गई कि एक स्कोर आप लोग रखेंगे, अगर ये स्कोर यहां पर अचीव कर लिया जाता है तो फिर ये इसकी कैटेगरी में होंगे। और इन्हीं को बोला गया टू बिग टू बी फेल, यानी कि फेल नहीं हो सकते। अगर ये फेल होंगे तो फेलियर आप लोग को देखने को मिलेगा, डिजास्टर आएगा इकोनॉमी के अंदर। अगर ये फेल हो जाते हैं तो उसको हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसी के तरीके से जो फॉरेन बैंक हैं जो आज के दिन में ब्रांच रखते हैं इंडिया के अंदर, तो उनको ग्लोबल
सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी दी जा रही है, जिसको जीएसआई भी बोला जा रहा है। तो ये इसको एक पर्टिकुलर एक तरह सरचार्ज जो कैपिटल है वो यहां पर रखना पड़ेगा, ताकि जो पर्पज रहे, अगर कल को कोई रिस्क वेटेड एसेट्स है, अगर कल को कोई रिस्क निकल कर आता है उसको टैकल कर सके। जैसे आप लोग घर से आप लोगों को हर महीने 5,000 या फिर 10,000 रुपए मिलते हैं, आप लोगों को बोला जाता है कि इसी में आप लोग को अपना खर्चा निकालना है, और आप लोग क्या करते हैं, उस 5-10 हजार रुपए जो भी होता है आप लोग स्टार्टिंग के 15 दिनों में उनको उड़ा देते हैं, बाकी के 15 दिन आप लोग उधारी पर चलते हैं। तो जिंदगी में आप लोग कभी भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में नहीं ला पाओगे। अगर आप लोग ये करें कि हाँ जो भी पैसा है उसमें से बचाता जाकर कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके रख लें, और आप लोग कम से कम ऐसा करिए कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो घर से पैसा ना मांगना पड़े। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है कई बार लाइफ में, तो आप लोग घर पे बताना नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, आप लोग उसको अपने आप टैकल कर सकते हैं घर को टेंशन दिए बगैर। तो ये सारी चीजें आप लोग कर पाएंगे, पर लेकिन कब, जब आप लोगों के पास में रिस्क को बियर करने के लिए ऑलरेडी पैसा होगा। तो अगर कल को बैंक के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बैंक की होनी चाहिए, तो उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है नरेंद्र लुथेर। ठीक है, तो नरेंद्र लुथेर जो है यहां पर ये 1955 बैंक के आईएएस ऑफिसर थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। तो ये अब हमारे बीच में नहीं है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर बात करें तो इनके द्वारा बोला गया कि अनरिवील्ड किया गया इनके द्वारा हैदराबाद के सीक्रेट्स। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि एक तो अगर बात करें इनके बारे में, इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा ये 1932 से लेके 2021 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। ये राइटर थे, सिविल सर्वेंट थे, इसी के साथ में ऑथर और कॉलमनिस्ट, यानी के जो भी कॉलम वगैरह लिखते हैं ये न्यूज़पेपर के अंदर, तो उनके बारे में बात की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी रहे यहाँ पर अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के 1991, यानी कि जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में 2014 में आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश से अलग निकालकर तेलंगाना एक नया राज्य बना दिया गया। तो ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज के डेट में तो आंध्र प्रदेश अलग है और तेलंगाना अलग है। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के यहां पर यह बात की जा रही है। वर्क किया गया हिस्ट्री और कल्चर के लिए। इसी के साथ में हैदराबाद जो स्टेटस के जो रूलर हैं उसके जिससे सिटी बर्थ उसके बारे में 1591 से लिए, तो काफी कुछ इनके द्वारा लिखा गया, उसके बारे में पढ़ा गया। इसी के साथ में ये प्रेसिडेंट ऑफ जो सोसाइटी टू सेव रोक्स हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में जो रोक्स हैं उनको सेव करने की कोशिश की गई, जो कि गलत तरीके से इनको बर्बाद करने की कोशिश की जाती थी डेवलपमेंट के नाम पर। इसी के साथ में इनके द्वारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अंडर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 1981 के तहत कंजर्व किया गया कई सारी जो प्रोस्पेरस चीजें हैं, तो इसीलिए यहां पर इनका नाम हम लोग डिस्कस करें। देखिए आईएएस ना बहुत सारे लोग बनते हैं हर साल, आप लोगों को कई सारे लोग जैसे कि लगभग 100 के करीब आईएएस या फिर उससे भी ज्यादा आईएएस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये हर साल इतने बंदे आईएएस बनते हैं और पहले से भी बने हुए आ रहे हैं, तो संख्या कम नहीं है, संख्या काफी है। अब उन आईएएस के अंदर भी अगर आप लोग ऐसा कुछ क्या डिफरेंट कर रहे हैं वहां पर उस पोस्ट पर जाने के बाद में, ताकि आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो आईएएस बनना एक अलग चीज है, पर लेकिन उसकी पोस्ट पर जाकर काम करना वो एक अलग चीज है। तो वहां पर हर्डल जो है वहां से स्टार्ट खत्म नहीं होता है कि आईएएस बन गए बस मेहनत खत्म हो गई अब तो जिंदगी के मजे करने। वहां से अगर रियलिटी में आप लोग आईएएस जिस चीज के लिए बनना चाहते थे उसके लिए अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो यहां से तो अब हर्डल स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और उनका सोल्यूशन आप लोग निकालने के लिए उस पोस्ट पर बैठे हैं। तो अगर आप लोग इग्नोर करोगे तो आप लोग उस पोस्ट के साथ में जस्टिस नहीं करोगे, इसका मतलब आप लोग उस पोस्ट को गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि आप लोग उसको ढंग से जस्टिस प्रोवाइड करें, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, स्टेट के बारे में यहां पर एक न्यूज है जो निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बात की जा रही है इंप्रूव करने की जो टेलीकॉम कनेक्शन है हिली एरिया में। हिली एरिया में पता है आप लोग को, अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफी कम देखने को मिलती है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जिसको आप लोग पावर ग्रिड के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट यहां पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के साथ में, तो जो कि शिमला के अंदर में है। तो यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा लगभग 500 किलोमीटर जो बेसिकली OPGW जो है यहां पर इसको ऑप्टिकल ग्राउंड वायर आप लोग बोलते हैं, ये यहां पर टेलीकॉम नेटवर्क के लिए इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का नाम आप लोगों ने सुना है। वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको TOI बोलते हैं उसके बेस पर काम होता है, तो नेटवर्क अच्छे लेवल पर पहुंचाए जा सकते हैं। तो ऑप्टिकल जो ग्राउंड वायर नेटवर्क है यहां पर टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइड कराएगा यहां पर ये अनइंटरप्टेड मोबाइल इंटरनेट आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य के अंदर में, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है। तो जिसको ऑप्टिकल ग्राउंड वायर या फिर OPG आप लोग बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड के द्वारा यहां पर ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ये ग्राउंडेड वायर देखने को मिलेगा, जो कि तैयार किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए।
इसी के साथ में आप लोगों को जो केबल कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा कई तरीके से, आउटर आर्मर लेयर देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम अलॉय की, फिर आप लोग यहां पर अलग जाएंगे तो एल्यूमिनियम जो कैट स्टील आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेटेलिक जो प्लेट केबल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर, और जो फिलिंग द जेली यानी कि एक तरीके से जेली से भरा रहता है जो कि यहां पर इंटरनल वाला पार्ट है। तो ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसको आप लोग देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑप्टिकल जो फाइबर है बेसिकली यहां पर ये ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट जो वायर है ये यूज किया जाएगा ताकि जो यहां पर एक प्रॉपर वे में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के थ्रू जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉपर वे में सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। तो एल्यूमिनियम और स्टील की लेयर रहती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। लेयर ऑफ एल्यूमिनियम और जो स्टील है यहां पर ये जो सर्व करती है कनेक्शन टावर टू ग्राउंड। इसी के साथ में ऑप्टिकल फाइबर जो है ये केबल के अंदर अगर बात करें हाई स्पीड डेटा जो टेलीमेट्री बिटवीन जो यूटिलिटीज है यानी कि एक तरीके से यूटिलिटी सर्विस का नाम सुना है, जैसे आप लोगों को बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सारी यूटिलिटी सर्विस होती है तो उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर जिससे कि कनेक्शन बना रहे। पावर ग्रिड एक महारत्न है हमारी कंट्री में, सेंट्रल पीएसयू आप लोग इसको बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करती है, और जो प्रिंसिपल पावर ट्रांसमिशन कंपनी भी आप लोग बोल सकते हैं जो लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वर्ल्ड के अंदर भी। तो काफी लार्ज स्केल कर काफी सारे लोगों को जब पावर इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है तो तब इस कैटेगरी में नॉर्मली आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रखेंगे तो कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था टोटल आज का मोटा मोटा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोगों का डेली होता है उसको अच्छे से एंजॉय किया करो, वो होता है द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं नैनो मैगजीन में, तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में सबसे पहले तो एक मोटिवेशन का डोज था आप लोगों के लिए। आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। भारत पर्व के बारे में हम लोगों ने बात की। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये बताइए, भारत पर्व हमारी कंट्री में किस ईयर से सेलिब्रेट करना हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की। यहां पर इनइक्वालिटी जो वायरस रिपोर्ट है उसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा क्या क्या कंडीशन है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जो नेशनल न्यूज़ में गोविंद बल्लभ पंत साहब के बारे में जाना, डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने थी। नेक्स्ट जो न्यूज थी हम लोगों ने इसमें जाना राज्य के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में चीजें समझी। नेक्स्ट इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जो बात की रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल के बारे में, तो वो चीजें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिफेंस के बारे में जो न्यूज थी, एम्फीबियन जो एक्सरसाइज है, एम्फीबियस एक्सरसाइज, उसके बारे में जाना, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानी। सर्वे और रिपोर्ट के अंदर जो डिटेल में मैंने डिस्कस किया था ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में ध्यान रखकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा हैपनिंग बनाओ, एक्टिविटी वहां पर चलती रहनी चाहिए, वो पैसिव जोन में नहीं जानी चाहिए, एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। तो इंग्लिश के एक्टिव पैसिव आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आयु संवाद के बारे में जाना, डिटेल में इसके बारे में समझा। आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी आप लोग कई सारी चीजें जानने को मिली, सोमनाथ टेम्पल के बारे में चीजें जो हम लोगों ने समझी, क्या क्या चीजें थी वो समझी। बैंकिंग के बारे में सिस्टम में जो हम लोगों ने बनाना है यहाँ पर डोमेस्टिक जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में चीजें जानी, इसी के साथ में डिटेल में इसको देखा। और नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है, तो इनके आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आंसर गलत हो गए तो इसका मतलब टकटकी लगाकर लेक्चर नहीं सुना है, ठीक है। जो भी रहते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो 50% तो मिनिमम आप लोगों के मार्क्स उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा रिलीज की गई है, भारत पर ऑर्गेनाइज करा जाता है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसी के साथ में DPIIT इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एम्फीबियस जो एक्सरसाइज है यहां पर ये कहां पर कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है NNMS के बारे में, तो इसके बारे में फुल फॉर्म बतानी है। आयुष संवाद ये यहां पर जो माई हेल्थ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी करके किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया। DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक कौन कौन से हैं उनके नाम आप लोग को बताने हैं। तो ये थे टोटल आज के क्वेश्चन जो कि आंसर देना है, अच्छे से आंसर दीजिएगा। अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कल के लेक्चर का, देखता हूं कितना याद है। उन्हें कहते कभी भूला कभी याद किया, तो कितना याद है कितना भूल गए वो समझ लेते हैं। आइए, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट, तो ये सेलिब्रेट किया गया 27 जनवरी को। आप लोगों को यहां पर ये बताना है इसकी थीम क्या थी, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर फर्स्ट जो रीसा टू वियर, जिसके द्वारा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना यहां पर एक पर्टिकुलर जो राज्य के बारे में, तो कौन सा राज्य है जहां पर रीसा सोरोमानी, इसी के साथ में एक रिलीजियस फेस्टिवल जिसमें पूजा आता है बाद में, वो भी सेलिब्रेट किया था एक पर्टिकुलर कपड़े पहनकर, जो 12 से लेकर 14 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनको पहनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए किसके द्वारा टाइट रेगुलेशन करने की बात की है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके।
इंडिया के बारे में बात की जा रही है, लार्जेस्ट जो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, हमारी कंट्री वाले एरिया में, जिसको बोला गया कि 428 स्पीसीज हैं बर्ड की। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रिपब्लिक डे के बारे में। रिपब्लिक डे जो 2021 का हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया, तो पीटीएम और इसी के साथ में टीएम अवार्ड दिए गए कोस्ट गार्ड पर्सनल के लिए। इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर होस्ट किया गया ऑनलाइन इंटरनेशनल सीएएस, तो यहां पर कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा होस्ट किया गया और सीएस क्या है ये बताना है। 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई साहब ये कब तक अचीव करनी है। गैलेंट्री अवार्ड जो पोर्टल है यहां पर, वो किसके द्वारा भी यहां पर रिवैम्प किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये ईव यानी कि एक दिन पहले जो रिपब्लिक डे था उससे पहले लॉन्च किया गया। एक एक कर अब आंसर के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। पहला जो आंसर है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है थीम के बारे में, तो थीम जो है फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी रिकॉन्स्टिट्यूट करना चीजों को आफ्टर होलोकॉस्ट, यानी कि अगर कोई ऐसा नरसंहार या कोई ऐसी दुर्दशा देखने को मिलती है उससे कैसे चीजों को रिकवर करना है। त्रिपुरी जो गर्ल है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है रेसा। ठीक है, तो रेसा सिरोमनी जो है यहाँ पर ये इवेंट होता है जिसमें 14 से 12 से लेकर 14th ईयर की जो गर्ल है उनको यहाँ पर ये बेसिकली पहनने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर ये है गरिया पूजा। ठीक है, तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि एनबीएफसी का जो थोड़ा सा पैजामा है वो टाइट करो क्योंकि ये बड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इंडियन सुंदरवन एरिया है यहाँ पर जो बोला जा रहा है 428 के करीब स्पीसीज पाई जाती है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें की गई हैं। बात की जा रही है यहाँ पर तट रक्षक मेडल के बारे में, तो प्रेसिडेंट तट रक्षक मेडल बोलते हैं और तट रक्षक मेडल का नाम इनको दिया जाता है। अच्छा, किस ईयर में ये स्टार्ट किए गए थे ये आप लोग बताइए। नीदरलैंड के बारे में बात की जा रही है, क्लाइमेट एडेप्शन जो समिट है ये इसके द्वारा ऑनलाइन होस्ट की गई। 450 गीगावाट का जो टारगेट है वो 2030 तक का है, 175 गीगावाट का 2022 तक का है। रक्षा मंत्री राजनाथ साहब के द्वारा यहां पर गैलेंट्री जो अवार्ड थे उसके बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो गैलेंट्री अवार्ड से रिलेटेड जो पोर्टल था वो यहां पर लॉन्च किया गया। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में आते हैं। 9 राज्य हमारी कंट्री में कोस्टल बाउंड्री टच करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। अगर लेक्चर में कुछ भी आप लोगों को पसंद आया तो जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो में फीडबैक देकर जुड़ जाना, लाइक या फिर डिसलाइक आप लोग वीडियो कर सकते हैं जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे। 1 सेकंड नहीं लगेगी फीडबैक देने में, फीडबैक जरूर दिया कीजिए क्योंकि इतनी मेहनत लगती है तो कम से कम फीडबैक तो आप लोग दे ही सकते हैं। यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।